बेरूत एयरपोर्ट के पास भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने की है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमले में निशाना बनाया गया है। तो बेरूत एयरपोर्ट का ये वीडियो आपको दिखा रहे, देखिए भीषण बमबारी यहां पर की गई है और बताया जा रहा है कि यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, इसी वजह से यहां हमला किया गया है। बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। यहां पर इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जो बमबारी की गई है इजरायली सेना की तरफ से, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बेरूत का दाहिया और दाहिया में ये भीषण बमबारी, कई इमारतों को नुकसान। और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला बेरूत। आईडीएफ ने बेरूत में की है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। हमले के बाद मची भीषण तबाही। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे कैसे ये रिहायशी इलाके हैं। कई इमारतों पर टारगेटेड अटैक किया गया और उसके बाद कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये बड़ा हमला किया गया है आईडीएफ की ओर से। और इजरायली हमलों से दहला बेरूत, रिहायशी इलाके पर गिरी इजरायली मिसाइल, मकानों के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल, हमले में कई मकानों को भारी नुकसान। तो मिसाइलों का जबरदस्त हमला, और देखिए तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में किस तरह से इस स्ट्रीट के, इस गली के भीतर ये हमला होता है और उसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही। और अगली अहम खबर है, लेबनान में इजरायली सेना का कहर जारी। इजरायली एयरफोर्स ने की भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ाया। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है। जी हाँ, तो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह तबाह। लगातार हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमलों का आंकड़ा जारी है और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के हमलों में 2 शीर्ष कमांडर भी मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए हैं। एक हफ्ते में 140 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए हैं। इजरायल ने कई टैंक्स भी ध्वस्त करने का दावा किया है। तो देखिए आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया गया है। हाल ही में आईडीएफ की एक ताजा एयर स्ट्राइक भी हुई है और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं कि आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर भारी पड़ रहा है। कई कमांडर्स को अब तक ढेर कर दिया गया है। लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, डेटा भी जारी किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। उसके बावजूद आखिर हिजबुल्लाह को इतनी मजबूती कैसे मिल रही है कि वो आईडीएफ पर पलटवार कर रहा है और हार नहीं मान रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह एक मिड साइज आर्मी के बराबर की स्ट्रेंथ वाली थी। ये अलग बात है कि आईडीएफ ने शुरुआती अटैक में ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया। उसके चीफ नसरुल्लाह समेत जो टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए, लेकिन ग्राउंड पर हिजबुल्लाह अभी भी मजबूत है। और ये माना जा रहा है कि लगभग में 80,000 से लेकर 1 लाख के आसपास रॉकेट आज भी हिजबुल्लाह के पास हो सकते हैं। इसके बावजूद कि 50% से अधिक जो उनके हथियार भंडार है वो सब ध्वस्त किए गए हैं। यही वजह है कि आईडीएफ की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि बेरूत के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि 2 महीने पहले की बात है जब पहली बार आईडीएफ ने कहा था कि बेरूत एयरपोर्ट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने हथियार भंडार को रखने के लिए कर रहा है, तब हिजबुल्लाह की तरफ से उस वक्त बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को वहां ले जाया गया था। लेकिन अब लगातार आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट पर अटैक कर रहा है। मकसद यह है कि बेरूत एयरपोर्ट को खत्म कर दिया जाए ताकि कहीं से भी किसी भी तरह की रसद या किसी भी तरह की मदद हिजबुल्लाह को या लेबनान को ना मिल सके। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे।
और हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तेल अवीव पर की है भीषण बमबारी, हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि इजराइल को बड़ा झटका दिया जाए। और वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के मालोत इलाके पर रॉकेट अटैक किया गया। रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। और हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। हमले में कई इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 37 लोग घायल हुए हैं इन हमलों में। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी। इजरायली शासन की नींव हिला देंगे, नईम कासिम ने कहा है। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम की वार्निंग है। इजरायली हमलों के बीच लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत का दावा। तो हिजबुल्लाह चीफ की धमकी, इजराइल का होगा खात्मा, ये चेतावनी इजराइल को दी गई। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बड़ी चेतावनी। नईम ने कहा इजरायली शासन की नींव हिला देंगे। रेसिस्टेंस की ताकत दुश्मन को हरा कर रहेगी। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम की वार्निंग। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। जंग के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। हिजब के हमलों में 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल के 1000 सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, लगातार इस पूरे युद्ध की बात करें, इस पूरी लड़ाई में, पूरे जंग में लगातार हम देख रहे हैं कि एक मोराल की कमी हमेशा हिजबुल्लाह के सामने रही है, क्योंकि लीडरशिप का खात्मा हो जाता है, उनकी एयर पावर का खात्मा हो जाता है, जमीन पर कब्जा हो जाता है। क्या यह माना जाए कि ये जो कोशिश हो रही है इसका कुछ असर भी ग्राउंड पे दिख रहा है? क्योंकि हमले तो तेल अवीव तक हो ही रहे हैं, ये लेटर भी सामने आया है इजरायली सरकार को धमकी देते हुए। देखिए, बिल्कुल बीच में एक ऐसा वक्त आया था रवि, जब लगातार खासतौर पे हिजबुल्लाह का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था। खासतौर पे जब सीधे अटैक दाहिया के इलाके में होने शुरू हुए, जब लगातार सेंट्रल बेरूट के आसपास के इलाकों में अटैक होने शुरू हुए, जब लगातार उनके सारे कमांडर मारे जाने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में ये जरूर हुआ है कि हिजबुल्लाह को, खासतौर पर आपने देखा कि हिजबुल्लाह को जो मदद मिलनी शुरू हुई, जो लगातार उनको सीरिया की तरफ से लगातार उनके जो कमांडर्स थे की सपोर्ट करना मिलनी शुरू हुई, उससे मुझे लगता है कि शायद लगातार हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिवाइव करना कोशिश किया है। और अभी अगर आप देखें, क्योंकि इजराइल ने ही ये बात दोहराई है कि पिछले एक महीने में, पिछले अक्टूबर महीने में 90 से ज्यादा उनके ऊपर सिर्फ ड्रोन से अटैक हुए। पिछले 15 दिनों के अंदर करीबन 60 से ज्यादा जो अटैक हुए हैं वो ड्रोन से किए गए। सारे के सारे कहां से इनिशिएट किए गए? वो सारे के सारे साउथ लेबनान से इनिशिएट किए गए। तो निश्चित तौर पर स्ट्रैटेजीज में, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके रणनीति में बदलाव आया। और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ना सिर्फ उनके पास जो ड्रोन्स आप कह सकते हैं मौजूद है, जो असला मौजूद है, वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो उनकी लीडरशिप है, जो बाहर बैठी हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ लेबनान में शिफ्ट हो गई है, सीरिया में शिफ्ट हो गई है, वो लगातार इन अटैक्स को प्लान करिए। तो अब एक नया आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू किया, जो इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द। बिल्कुल, और इन हमलों के साथ ही अपने लड़ाकों के हौसले को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है लीडरशिप की तरफ से। शुक्रिया सुमित, आप काम से जुड़ने के लिए। मनीष, आप बने रहे, लौट रहे हैं आपके पास। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईरानी सेना की इजराइल को धमकी मिली है, जल्द ही इजराइल को मिलेगा जवाब। IRGC कमांडर हुसैन सलामी ने दी है चेतावनी। इजराइल के खात्मे तक लड़ते रहेंगे, सलामी ने कहा है। और इस बीच एक और अहम खबर आई है। CIA अधिकारी ने लीक किया इजरायली प्लान। ईरान पर इजरायली हमले का प्लान लीक हुआ है। कंबोडिया में FBI ने आरोपी आसिफ रहमान को किया है गिरफ्तार। टॉप सीक्रेट दस्तावेज को लीक करने का आरोप CIA अधिकारी पर ईरान में हमले के टारगेट को लीक करने का आरोप लगा है। तो
ईरान के खिलाफ इजराइल का प्लान लीक हो गया है। इजराइल का भरोसा किसने तोड़ा है, अभी आपको बताते हैं। इजराइल के मिसाइल हमले का प्लान लीक किया गया। टारगेट को सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया और हमले के लिए इस्तेमाल इजराइल के मिसाइलों की जानकारी लीक की गई। टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर में जानकारी पोस्ट की गई है और दस्तावेज लीक करने के आरोप में सीआईए अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। एफबीआई ने आसिफ रहमान को गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बाद अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी और जिनपिंग। G20 शिखर सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात। 18-19 नवंबर को ब्राजील में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, मुलाकात शी जिनपिंग के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनीष से इस पर बात करते हैं। मनीष, इससे पहले जो मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की, वो काफी पॉजिटिव देखने को मिली थी। ये जो मुलाकात होने वाली है ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में, इसमें किस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है? क्या LAC एक बार फिर से मुद्दा रहेगा? देखिए, जब ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, तब कजान में 5 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और उस वक्त फिर यह तय हुआ था कि भारत और चीन की सेनाएं अपने LAC पर जो है अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटेगी, किस तरह से तनाव को कम करना है। और उसके बाद बहुत कुछ ग्राउंड पर देखने को मिला था। ऐसा दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक बयान दिए गए थे। अब जबकि ब्राजील में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर चीन के राष्ट्रपति भी होंगे, तो माना यह जा रहा है कि बायलैटरल मीटिंग ना भी सही, लेकिन एक छोटी सी मुलाकात हो सकती है। कुछ वहां पर कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों नेताओं के बीच में। और ये कंटिन्यूएशन माना जा रहा है कि दोनों नेता जिस तरीके से रूस के बाद अब फिर ब्राजील में मिल रहे हैं, और इससे यह भी संदेश जा रहा है कि फिलहाल गलवान हादसे के 5 साल बाद भारत और चीन के संबंध कम से कम एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पर दोनों मुल्कों ने यह तय किया है कि तनाव को कम करना है और आगे बढ़ने के लिए एक कॉमन डायरेक्शन देखना है। उसी दिशा में ये मुलाकात होनी है। और निश्चित तौर पर अगर मुलाकात होती है और फिर आगे बढ़ने का फैसला होता है, तो उसका ग्राउंड पर या फिर ट्रेड पर और दूसरे संबंधों पर काफी असर दिखेगा। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से ब्राजील में मुलाकात हो सकती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। चलिए और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच लागू ग्रैप 3। जी हां, ग्रैप 3 के दौरान दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे। किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। पहली बात तो ये, गैर इलेक्ट्रिक गैर CNG अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। तो ये कई तरह की पाबंदियां हैं जो ग्रैप 3 के बाद दिल्ली में लागू कर दी गई हैं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। तो दिल्ली में आपातकाल ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है और क्या है इसके तहत प्रावधान, जरा वो भी देख लेते हैं। किसी तरह के निर्माण पर फिलहाल रोक रहेगी। दीवारों पर रंगाई पुताई नहीं की जा सकेगी। ईंट के भट्टे और स्टोन क्रशर पर रोक रहेगी। साथ ही पेट्रोल वाहन, हल्के मोटर, पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होगा। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना और सड़क की लगातार सफाई और पानी का छिड़काव करना भी ग्रैप 3 में लागू होगा। और देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का यह फैसला। दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। आज से होंगी ऑनलाइन क्लासेस। तो प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों के विद्यालय बंद रहेंगे। ये आदेश आया है दिल्ली सरकार की तरफ से। हवा जहरीली बनी हुई है और इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, सवाल यही है कि ग्रैप 3 लागू होने से क्या दिल्ली में प्रदूषण कम हो गए। देखिए, 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ITO की तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया गेट में, जहां सुबह से ही धुंध छाई हुई है। हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी पर बात करने के लिए उनके पास चलते हैं। शालिनी, ग्रैप 3 लागू करके दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार AQI में इजाफा हो रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इस वक्त सरकार क्या वो इंतजाम, एहतियात बरत रही है जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम किया जा सके?
बिल्कुल अंजलि, मैं बताऊं कि ग्रैब 3 इसलिए लागू हो जाएगा आज 8 बजे से क्योंकि 400 के पार जा रहा है दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2 दिनों से, तो इस वजह से ग्रैब 3 लागू हो रहा है। और ग्रैब 3 में क्या क्या होगा अगर मैं उसकी बात करूं तो किसी भी तरह के निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं वो नहीं हो सकेंगे, तोड़फोड़ नहीं हो सकी, नई बिल्डिंग का जो निर्माण है वो नहीं हो सकेगा। उसके अलावा BS3 और BS4 जो डीजल वाहन है उनकी भी एंट्री नहीं हो सकेगी दिल्ली NCR में। और यही सब कुछ देखते हुए क्योंकि सरकार को भी ऐसा लगता है या जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर पहले से भी जो पहले की अगर मैं बात करूं तो ग्रैब 2 में पहले भी ये प्रावधान था कि जो पार्किंग है वहां पर रेट बढ़ाया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका असर नहीं दिखा और उसकी असर न दिखने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ गया और हवा और ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद 400 के पार जब चला गया तो ग्रैब 3 लागू करना पड़ रहा है आज 8 बजे से। उसका भी असर क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। हालांकि अभी फिलहाल क्या इंतजाम है तो उसकी अगर बात करें तो सड़कों पर छिड़काव हो रहा है और पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है ताकि डस्ट जो है वो ऊपर ना आए। उसके अलावा जो पहले से प्रावधान जो किए गए थे ग्रैब 2 में उसका भी पाबंदियां जो थी वो भी लागू हैं, लेकिन फिलहाल असर होते नहीं दिख रहा है। और जो हालात दिल्ली के बने हुए स्कूल बंद कर दिए गए इसीलिए प्राइमरी स्कूल। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ से इंडिया गेट की अगर आप तस्वीर देखें तो 409 है आज का AQI जो है। बिल्कुल शालिनी, उम्मीद करते हैं कि ग्रैब 3 लागू होने से दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम हो। देखिए शालिनी इंडिया गेट से लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं जहां सुबह का वक्त है लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका शालिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए।